अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इराक के बारे में। इराक ये सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये इंसानी तारीख की रीढ़ की हड्डी है। ये वो सरजमीन है जहां इंसान ने पहली बार लिखना सीखा, कानून बनाया, शहर बसाए और तहजीब को शक्ल दी। दजला और फुरात के दरमियान फैली ये जमीन कभी इल्म, ताकत और नज़म की इलामत थी, मगर आज जब दुनिया इराक का नाम सुनती है तो जहन में जंग, तबाही और बदआमनी आती है। सवाल ये है, ये सब कैसे हुआ? इराकों की कहानी वहां से शुरू नहीं होती जहां मीडिया उसे दिखाता है। ये कहानी हजारों साल पीछे जाती है, इस वक्त तक जब यहाँ सुमेरी, बाबली और आशुरी तहजीबें आबाद थीं। ये वो लोग थे जिन्होंने पहला कैलेंडर, पहला कानून हम्मुराबी और पहली मुंज़म रियासत बनाई। दुनिया के कई मुल्क इस वक्त वजूद में भी नहीं आए थे जब इराक इल्म का मरकज बन चुका था। फिर वक्त बदला, इस्लाम आया और इराक ने एक नई शनाख्त हासिल की। बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं था, ये खिलाफती अब्बासिया का दिल था। यहाँ बैतुल हकमा कायम हुआ, जहाँ यूनान, फारिस और हिंदुस्तान के उलूम का तर्जुमा हुआ। दुनिया के बड़े फलसफी, साइंसदान और तबीब बगदाद की गलियों में मिलते थे। इस दौर में यूरोप जहालत के अंधेरों में था और बगदाद रोशनी का मीनार था। मगर तारीख किसी एक हालत में नहीं रहती। 1260 में मंगोल हमला आया और बगदाद को इस तरह उजाड़ा गया कि इल्म की नदियां खून में बह गईं, लाइब्रेरियां जलें, शहर खामोश हो गया और वो तहजीब जो सदियों में बनी थी चंद दिनों में टूट गई। ये सिर्फ एक शहर की शिकस्त नहीं थी, ये मुस्लिम दुनिया की फिक्री कमर टूटने का लम्हा था। उसके बाद इराक ने कभी मुकम्मल सुकून नहीं देखा। उस्मानी दौर, फिर बरतानवी कब्जा, फिर मसनूई सरहदों वाला जदीद इराक। बज़ाहिर एक मुल्क मगर अंदर से कबाइल, मसलक, सियासत और बीरोनी ताकतों में बटा हुआ। यहाँ रियासत कभी मजबूत नहीं हो सकी और जब रियासत कमजोर हो तो अवाम ही कीमत अदा करते हैं। 20वीं सदी में तेल आया मगर खुशहाली नहीं। तेल ने इराक को अमीर बनाने के बजाय ताकतूर ममालिक की नजर में कीमती शिकार बना दिया। आमरीत जंगें, ईरान इराक जंग, फिर खलीजी जंग और आखिरकार 2003 की वो जंग जिसने पूरे निजाम को तोड़कर रख दिया। रियासत गिर गई, इदारे खत्म हो गए और माशरा टुकड़ों में बट गया। आज इराक का नौजवान एक अजीब तजाद में जी रहा है। उसके पास अजीम तारीख है मगर गैर यकीनी मुस्तकबल। वो मोबाइल फोन और जदीद दुनिया देखता है मगर रोजगार, तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ के बगैर। वो मजहब से जुड़ा भी है और दुनियावी आजादी भी चाहता है। ये कशमकश उसे अंदर से थका रही है। इराक वो आज भी जिंदा है मगर जख्मी है। बाजार खुले हैं, लोग मुस्करा रहे हैं, शादियां हो रही हैं, मगर दिलों में अदम तहफ़्फ़ुज़ है। ये वो कौम है जिसने बहुत कुछ खोया मगर अभी हारी नहीं। ये थी इराक की कहानी का पहला बाब, मगर असल सवाल अभी बाकी है। क्या इराक दोबारा उठ सकता है या ये जख्म कभी नहीं भरेंगे? आज का इराक दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ मजहब, रवायत, सब्र और कुर्बानी है और दूसरी तरफ जदीद दुनिया, आजादी, रिफ्तार और ख्वाहिशात। मसला ये नहीं कि दोनों मौजूद हैं, मसला ये है कि उनके बीच कोई वाज़ेह तवाज़ुन नहीं। यही वो खला है जहां इराकी मुआशरा सबसे ज्यादा टूटता है। बगदाद, नजफ और करबला को अगर सिर्फ जियारत या खबरों की नजर से देखोगे तो तुम हकीकत नहीं समझोगे। असल इराक गलियों, चाय कानून, यूनिवर्सिटियों और बेरोजगार नौजवानों की आंखों में छिपा हुआ है। यहाँ का नौजवान मजहब से नफरत नहीं करता मगर वो ये सवाल जरूर करता है कि अगर हम इतने मुक़द्दस हैं तो हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? ये सवाल खतरनाक है क्योंकि उसका जवाब न मौलवी के पास मुकम्मल है न सियासतदान के पास। नतीजा, नौजवान या तो खामोश हो जाता है या अंतहाओं की तरफ जाता है। इराक में तालीम की कमी नहीं मगर मकसद की कमी है। डिग्रियां हैं मगर नौकरियां नहीं, जज्बात हैं मगर समत नहीं। जब एक नौजवान को बार बार ये एहसास दिलाया जाए कि उसका माजी शानदार था मगर हाल बेबस है, तो वो या तो माजी में जीने लगता है या हाल से भागने लगता है। खवातीन का किरदार भी एक हकीकत पसंद मौजूआ है, न तारीफ न इल्जाम। इराकी औरत आज पहले से ज्यादा तालीम याफ्ता है, ज्यादा बाखबर है मगर फिर भी फैसला साज नहीं। वो घर, रवायत और माशरे के दबाव में है और साथ ही सोशल मीडिया की खिड़की से एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देख रही है। ये तजाद उसे मजबूत नहीं बल्कि अक्सर कंफ्यूज करता है। अब आते हैं मजहब पर, क्योंकि उसके बगैर इराक को समझना नामुमकिन है। इराक में मजहब सिर्फ इबादत नहीं, शनाख्त, सियासत और ताकत भी है। जियारतें रूहानियत देती हैं मगर उनके अर्द गिर्द घूमने वाला निजाम अक्सर आम आदमी को पीछे छोड़ देता है। ये बात माननी पड़ेगी, मसला मजहब नहीं, मसला मजहब का इस्तेमाल है। सच ये है कि इराक को सबसे ज्यादा नुकसान बाहर की जंगों से नहीं, अंदर की कमजोरियों से हुआ। फिरका वारियत, करप्शन, कमजोर अदारे और बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार। जब तक एक कौम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेती कोई भी उसे नहीं बचा सकता। मगर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। ये कहना कि इराक खत्म हो चुका है गलत और सुस्त तज्जिया है। ये मुल्क अब भी
زندہ ہے کیونکہ یہاں کا عام انسان ابھی بھی محنت، مہمان نوازی اور امید کو نہیں چھوڑا۔ بازاروں میں ہنسی ہے، گھروں میں مہمان آتے ہیں، ماں باپ اب بھی بچوں کو بہتر مستقبل کے خواب دکھاتے ہیں۔ یہ چھوٹی چیزیں نہیں، یہ قوم کے زندہ ہونے کی علامتیں ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ عراق نے کیا کھویا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا عراق سچ کا سامنا کرنے کو تیار ہے؟ کیونکہ جب تک ماضی کو صرف فخر نہیں بلکہ سبق نہیں بنایا جائے گا، مذہب کو سیاست سے الگ کر کے اخلاق سے جوڑا نہیں جائے گا، نوجوان کو نعرے نہیں بلکہ مواقع نہیں دیے جائیں گے، تب تک تبدیلی صرف تقریر رہے گی، حقیقت نہیں۔ عراق کے پاس سب کچھ ہے، تاریخ، وسائل، ذہانت اور جغرافیہ۔ جو چیز نہیں ہے وہ ہے واضح سمت اور دیانت دار قیادت، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہر عراقی کو اور ہر دیکھنے والے کو رکھ کر سوچنا چاہیے، کیا ہم صرف ماضی پر رونے والے ہیں یا مستقبل بنانے والے؟ یہ فیصلہ عراق کو خود کرنا ہے، کوئی باہر سے آ کر یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔